Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं, चाहे वो ELT ग्रेड की बात हो, चाहे वो PCS की बात हो, RO की बात हो, UPSI की बात हो या फिर UPP रेलवे अन्य एक दिवसीय परीक्षा जो भी आती हैं। मित्रों, हर जगह GK GS का ट्रेंड है, हर जगह GK GS पूछा जाता है। तो GK GS को थोड़ा अच्छा करने के लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसी अभ्यास के क्रम में हम लोग पहली क्लास कर चुके थे, ये दूसरी क्लास का क्रम है और दूसरी क्लास के इस क्रम में भी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये आपका प्रैक्टिस पेपर है और प्रैक्टिस पेपर 2 है। इससे पहले 1 तक का हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। क्लास समझ में आए तो अपने इष्ट मित्र तक भी शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगती है तो थोड़ा सा लाइक भी कर सकते हैं। देरी ना करते हुए क्लास की तरफ चला जाए। टोटल 30 क्वेश्चन है मित्रों और 30 क्वेश्चन में आपको अपना स्कोर बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2। इन सूचियों में तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण का विकल्प दिया गया है, फिर कूट में आंसर्स दिया गया है, उनको आपसी मिलान के साथ आपको लगाना है। तीर्थंकर में आदिनाथ का नाम दिया गया तो आदिनाथ के लिए वृषभ है। मल्लीनाथ का नाम दिया गया तो मल्लीनाथ के लिए जल कलश होता है। पार्श्वनाथ की अगर बात आती है तो पार्श्वनाथ के लिए सर्प होता है और जब शंभवनाथ की बात आती है तो अश्व होता है। यानी डी का दूसरा विकल्प लगेगा, ए का पहला विकल्प लगेगा। तो ए का पहला और डी का दूसरा जिसमें दिया गया है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, तो आप राइट आंसर ए के साथ चुन सकते हैं। आगे चला जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करिए। एक साइड में सम्राटों की सूची दी गई, दूसरे साइड में उनके विरुद्ध का बात किया जा रहा है। फिर कूट में आंसर्स देना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस यूपी PCS के थ्रू जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें खूब पूछा जाता है, या UPSC जो परीक्षाएं आयोजित कराती है उसमें खूब पूछा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है। अशोक का ऑप्शंस दिया गया तो अशोक आप जानते हैं प्रियदर्शनी के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रियदर्शन, देव, नापिये, तो यहाँ पे देव नाम प्रिय दिया गया है, आप अशोक के लिए जो है देव नाम प्रिय लगाओ। समुद्रगुप्त की बात आती है, आप भी जानते हैं पराग क्रमांक जो है समुद्रगुप्त के लिए लगता है। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात आती है मित्रों तो उनको विक्रमादित्य कहा जाता है। और जब स्कंदगुप्त की बात आए जो है तो आप क्रमादित्य कह सकते हैं स्कंदगुप्त को। तो डी का तीसरा विकल्प है, ए का दूसरा विकल्प है। ए का दूसरा, डी का तीसरा केवल एक ही विकल्प में है, वो विकल्प आपका सी है। गोला आप सी के साथ बनाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, प्यारा प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नाहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जागृत करने का काम किया? किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करने का काम किया है? विकल्प दिया गया मित्रों, शेखुनी, साहब नहर, नहरे विहिसत या फिर नहरे आगरा। तो यहाँ पे जो नहर का काम फिरोज शाह के राजबवाह ने किया है मित्रों वो आपका जाएगा साहब नहर के साथ। विकल्प आप बी के साथ चुनेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर आता है। फिर से कूट में क्वेश्चंस दिया गया सूची 1 और सूची 2। आपसी मिलान करना है मित्रों उन सूचियों को, फिर आपको सही जवाब चुनना है। इलाहाबाद की संधि की अगर बात आती है, 1765 के आसपास इलाहाबाद की संधि हुई थी मित्रों। जब मैंगलोर की संधि की बात आए तो आप 1784 का ऑप्शन लगाओगे। जब सालबाई की संधि की बात आती है तो आप 1782 का ऑप्शन लगाते हैं। और जब मद्रास की संधि की बात आती है 1769 का विकल्प लगता है। तो ए का चौथा और डी का तीसरा जिस विकल्प में है, ए का चौथा डी का तीसरा आपके सी विकल्प में है, इसलिए राइट आंसर आप सी के साथ चुनेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आएगा। प्यारा प्रश्न है, कूट में क्वेश्चन दिया गया, कहा जा रहा है निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर आपको चुन लेना है, उनको कालक्रम में आपको बिठा लेना है। बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में होता है मित्रों, तो ये आपका 1540 हो जाएगा। सरनाल का युद्ध 1572 में होता है, तो ये आपका 1572 हो जाएगा। ये 1540 है भाई।
और धर्मत का युद्ध आप भी जानते हैं कि ये 1658 में लड़ा गया था, तो ये 1658 होगा। और जब जजाऊ का युद्ध पूछा जाए तो जजाऊ का युद्ध आपके 1707 में हुआ था। तो इनको जब आप क्रम वाइज लगाएंगे तो पहले बिलग्राम आएगा और लास्ट में जजाऊ आएगा। पहले बिलग्राम और लास्ट में जजाऊ किन विकल्पों में दिया गया? फर्स्ट विकल्प में दिया गया। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आता है। प्यारा प्रश्न है मित्रों, अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू की बात आती है, हुंडरू प्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है रांची के सुवर्ण रेखा नदी के दौरान बनाया गया है मित्रों। रांची के सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बनाया गया है, जहां 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्य का उच्चतम जलप्रपात में से एक है। जब चंचई प्रपात की बात आती है मित्रों, तो चंचई प्रपात आप किसके साथ लगाते हो? चंचई प्रपात आप जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश के बीच लगाते हो। रीवा मध्य प्रदेश के बीहड़ वाले क्षेत्र में है, 130 मीटर ऊंचा है, तो ये बीहड़ नदी दिया गया, सही है। धुआंधार जलप्रपात की अगर बात आती है मित्रों, जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो उत्पत्ति है नर्मदा नदी के किनारे है, सही है। बूढ़ा घांग जलप्रपात या लोधा घाट के नाम से भी जाना जाता है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है। ये कोयल नदी की सहायक नदी है, बूढ़ी नदी, उस पे स्थित है। तो आप यही बूढ़ा घांग जलप्रपात ही राइट आंसर चुन पाएंगे। डी विकल्प अपना यहाँ सही जवाब बना पाएंगे। यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पे स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट वाली है, केल्लूर वाली है, चिल्का वाली है, या फिर किल्ली बेली वाली है? सबसे बड़ी लैगून वाली जो झील होती है मित्रों, चिल्का झील होती है। आप भी जानते हैं चिल्का झील, सही जवाब बिठा लो। वैसे आपसे केल्ली बेली झील की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में आपका केल्ली बेली है। आपसे केलूर झील की बात करें तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, और आंध्र प्रदेश राज्य में यह है आपकी केलूरू। आप पुलिकट झील की बात करते हैं, तमिलनाडु के तट पे 60 किलोमीटर लंबी आपकी ये पुलिकट झील होती है। तो आप सही जवाब यहाँ बी के साथ चुनो। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर आता है। प्यारा प्रश्न है। पूछ रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपनी अपभ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, गंडक, दामोदर और रामगंगा। कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए ज़्यादा फेमस है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो फेमस है नदी, वो झारखंड के छोटा नागपुर वाले हिस्से से आती है, दामोदर नदी होती है। विकल्प आप बी के साथ लगाते हैं। बंगाल का अभिशाप भी इसे कहा जाता है। कब बाढ़ आ जाए कोई पता नहीं होता, एकाएक बाढ़ आ जाती है दामोदर में। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आता है। फिर से आपसे वही कूट वाला क्वेश्चन दिया गया। सूची 1, सूची 2, फसल और मौसम का विकल्प दिया गया है, उसमें आपको आपसी मिलान करना है। मित्रों सूरजमुखी की बात आ रही है, आपके सामने सूरजमुखी के लिए कहा जा रहा है। तो सूरजमुखी सभी मौसमों में हो जाता है मित्रों। जब खरबूजा की बात आती है, खरबूजा के लिए आप भी जानते हैं कि खरबूजा आपके जायद का फसल है, खरबूजा आपके जायद का फसल हो जाता है। तो आप जायद का फसल खरबूजा लगाओगे। कपास के लिए अगर चला जाएगा तो आप कपास के लिए क्या लगाओगे मित्रों? वर्षा वाला फसल है, खरीफ वाला, और अरसी आपके रबी वाला फसल है। तो आप राइट आंसर यहाँ बी के साथ चुन पाओगे। बी इज द राइट आंसर, ए का चौथा। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन आता है। प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हिंगुल के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए विकल्प दिया गया। पूछा गया कौन इसमें गलत है? मित्रों जब आपके सामने दिया गया हिंगुल, तो बारासिंगा की एक प्रजाति होती है, इसे कश्मीरी बारासिंगा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, और जम्मू राज्य का राजकीय पशु भी आपका हिंगुल ही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो दिया गया हाथी के लिए, बस यही गलत है। विकल्प आप सी के साथ चुन लो। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। आपसे पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल और हरियाणा का विकल्प दिया गया। मित्रों लिंगानुपात सबसे कम इसमें किसका है? तो आप भी जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वहां से चला था, हरियाणा। इसके लिए राइट आंसर होता है 879, जहां का लिंगानुपात है 879, सही जवाब होगा। ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर। आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या मैक्सिमम है? मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या किसमें ज़्यादा है मित्रों? आप भी जानते हैं ग्रामीण जनसंख्या लगभग 15 करोड़ से एबब, 15.5 करोड़ से भी एबब ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जो गाँव में निवास करती है। विकल्प आप यहाँ डी के साथ जाओगे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चला जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश है, केरला है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पे शिशु लिंगानुपात सबसे कम है कहाँ पे मित्रों? तो आपका हरियाणा होता है। विकल्प आप जो है यहाँ सी के साथ चुनो, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 0 से 6 साल के जो बालक होते हैं उनको शिशु लिंगानुपात में लिया जाता है मित्रों। आप भी जानते हैं 835 832 दोनों का डाटा है, 835 और 832। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे फिर से कूट में क्वेश्चंस दे दिया गया मित्रों, झील और झील को आपसी मिलान के साथ आपको बिठाना है, फिर अपना राइट आंसर चुन लेना है। एक साइड में झील दिया गया, एक साइड में उनका अवस्थिति दिया गया, यानी कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे आप साला झील की बात करते हैं, साला झील तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। आप बड़खल झील की बात करते हैं, बड़खल आपके हरियाणा में ही है। लोकटक झील की बात करें, लोकटक तो आपके मणिपुर में ही है। और जब कालीबेली झील की बात आती है तो तमिलनाडु में ही है। तो आप राइट आंसर्स क्या बनाओगे? 1 2 3 4 सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन मित्रों अपना 15 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा भारत की या भारत में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी या फिर विंध्याचल श्रेणी? आपसे पूछा गया भारत का एकदम नया वाला पर्वत कौन सा मित्रों? नया वाले पर्वत की अगर बात आती है, हिमाद्री श्रेणी एकदम सही बैठेगा। नवीनतम पर्वत वही आपका है। तो इन विकल्पों में आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। महान हिमालय को आप हिमाद्री नाम से पुकारते हैं, याद रखिएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर लाते हैं। फिर से कूट में क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बारे में दे दिया गया है। आपको बताना इंद्रावती। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है मित्रों? इंद्रावती आपकी छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेलम की अगर बात आती है, मोल्लेलम तो ये गोवा में है। मोल्लेलम आपके गोवा में है। और क्लेसर की अगर बात आती है, क्लेसर आपके हरियाणा प्रांत में है। और जब बेतवा की बात आए तो बेतवा आप झारखंड के साथ लगाओ। डी का पहला लगाओ, ए का चौथा लगाओ। ए का चौथा, डी का पहला कहाँ पे है मित्रों? इससे काम नहीं बनेगा, दो जगह है। उसके बाद आपको बी वाला भी देखना होगा। मुमलम के सी आप लगाए हैं, बी का सी। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुनेंगे, ए इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 17 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज दिया गया और नीचे कूट दे दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है मित्रों, आपको यहाँ पे बताना है। तांबा के लिए विकल्प दिया गया, तांबा। चित्रदुर्ग गलत जवाब है ये। लोहा इसके लिए बेल्लारी सही है। मैग्नीज के लिए भीलवाड़ा ये भी गलत जवाब है। बॉक्साइट तो कटनी का फेमस है ही, आप जानते हैं। चित्रदुर्ग कर्नाटका में है। मैग्नीज के लिए है जो यहाँ तांबा दिया गया। और भीलवाड़ा राजस्थान में है, आप भी जानते हैं। अभ्रक पाया जाता है, जबकि यहाँ पे मैग्नीज दे दिया गया। तो ये 1 नंबर और 3 नंबर गलत हैं, 2 और 4 नंबर सही है। 1 और 3 गलत कहाँ है? सी विकल्प में। सी इज द राइट आंसर चुनो, गलत ही आपको चुनना था, सही सुमेलित नहीं है। आगे चला जाए, 18 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा, एंड्रोमेडा, नक्षत्र या फिर सौरमंडल? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है उसके लिए एक शब्द आता है, वो कहा जाता है नक्षत्र। लगभग 27 नक्षत्र हैं चतुर्वेदिक, याद रखिएगा। नक्षत्रों की अगर बात करते हैं, प्रमुख नक्षत्र कौन से होगा? जैसे मेघा है, स्वाति है, चित्रा है, हस्ती है, विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठा है, रोहिणी है, आषाढ़ है, श्रावण है, घनिष्ठा है, कार्तिकी है, भारवड़ी है। और भारणी के बाद पूर्वा भाद्रपदा है, उत्तर भाद्रपदा है, आश्लेषा है, रेवती है, आद्रा है, पुनर्सा है। ये सब नक्षत्र होते हैं मित्रों। 27 तारा समूह भी होते हैं। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1982 में, 1990 में, 1986 में या फिर 1992 में? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम कौन से सन में पास किया मित्रों? तो 1986 में किया है। विकल्प आप बी के साथ लगाना, याद रखना 23 मई 1986 और 19 नवंबर 1986 को ये लागू भी हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे अगर चला जाए तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल्स, लाइकेंस, शैवाल और मॉस। कौन सा एक वायु प्रदूषण का सूचक है मित्रों? जब वायु प्रदूषण के सूचक की बात आती है तो लाइकेन सही जवाब होता है। सी विकल्प आप सही जवाब के रूप में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। आपसे पूछा गया भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को? भारतीय संविधान लागू होने की जो डेट होती है मित्रों 26 नवंबर
49 होता है। तो 26 नवंबर 1949 को फाइनली अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। आप भी जानते हैं संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बना था, 60 देशों से ज़्यादा का अवलोकन किया गया था और इस प्रारूप में 114 दिन का विचार भी हुआ है। आगे चला जाए, 22 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा रहा है भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित जो संविधान निर्मात्री सभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? तो उसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। आप भी जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित होती है और उसमें सभी लोग जो है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो सही जवाब सी के साथ चुनो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है, पूछा गया स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आया? बिलासविक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, मैग्ना कार्टा या फिर चीनी क्रांति। आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो पद है ये कब प्रकाश में आता है मित्रों, कब साथ चलता है? तो आप यहाँ जब फ्रांसीसी क्रांति देखते हैं, हमारे संविधान का स्रोत है, समानता, भाईचारा और प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से मिला है। विकल्प आप बी के साथ चुनेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 24 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? इनमें से कोई नहीं, गैसीय अवस्था, तरल या फिर ठोस। पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था है जिसका घनत्व एकदम न्यूनतम है? तो न्यूनतम गैसीय अवस्था है। विकल्प आप सी के साथ चुनेंगे, सी इज द राइट आंसर। ठोस, द्रव, गैस आप भी जानते हैं घनत्व के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। 25 आपसे कह रहा है समुद्र जल के नीला होने का क्या कारण है? समुद्री जल नीला दिखाई देता है। समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन है, पानी द्वारा रोशनी का छितराव है, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन है या फिर समुद्र पानी में पूर्णतया आंतरिक परावर्तन हो जाता है। समुद्र जल का नीला रंग दिखना काहे के लिए होता है मित्रों? तो पानी द्वारा रोशनी का छितराव, याद रखिएगा। सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा, पूछ लिया गया सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का जो पीएच मान है वो किस श्रेणी में रखा जाता है? 3.5 से 6.5 रखा जाता है, 8.5 से 10.5 रखा जाता है, 6.5 से 8.5 रखा जाता है या फिर 10.5 से 13 रखा जाता है पीएच मान। तो आप भी जानते हैं पानी का जो पीएच मान है सार्वजनिक उपयोग के लिए पीएच तो पानी का 7 होता है अगर शुद्ध जल है मित्रों, और वैसे तो इसको आप 6.5 से 8.5 के बीच रख सकते हैं। सही जवाब आप बी के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा, पूछा गया इनमें से कौन सा जांच या टेस्ट एल्कलाइड की मौजूदगी को दर्शाता है? मोलिस टेस्ट है, एक्रोनेलिस टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट है या फिर जेलेटिन टेस्ट है? एल्कलाइड की मौजूदगी को दर्शाता है कौन सा टेस्ट मित्रों? तो वो मेयर्स टेस्ट है। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है, मैथ से क्वेश्चन है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें जब 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाएगा तो उसका शेषफल क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा या फिर 4 होगा? मित्रों भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल आप लगेगा। तो यहाँ पे जब m की आप वैल्यू निकालोगे तो पहला समीकरण 6x + 5 होगा, ये 5 बचता है, और दूसरा आपका बनेगा 5y + ये 3 बचता है तो 3 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों से जब आप सॉल्व करेंगे इन्हें तो मित्रों जो रियल वैल्यू आएगी ना वो इनको आपसी बराबरी के साथ जब आप लगाओगे तो यहाँ पे आप 6x = 5y 6x + 2 कर लो, ये 3 इधर लाओ माइनस कर लो तो +2 हो जाएगा, या फिर 5y - 2 कर लो, इस 2 को इधर अगर आप पक्षांतर करते हो तो 6x = 5y - 2 हो जाएगा। जब इसका आप समीकरण निकालोगे तो x की वैल्यू आपका 3 आएगा, और x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू आपका 4 रखो, संतुष्टि मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 × 3 = 18 और 5 चौको 20, तो 18 प्लस इधर 2 दिया ही गया है, 20 = 20, तो ये आपका सही बैठ रहा है। और जब आप
भाजक, भागफल और शेषफल इस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे तो जो रियल वैल्यू आएगी वो डी आएगी मित्रों। 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 11 से विभाजित करने पे इसका जो शेषफल आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि 3 अंकों की जो बड़ी संख्या आप निकालोगे थोड़ा सा सॉल्व करने पे 983 संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, पूछ लिया गया आपसे सरलीकरण का क्वेश्चन से 0.01024 की पावर 1/5 के बराबर है 4.0, 0.4, 0.04 या फिर 0.00004। जब आप इसका रियल वैल्यू निकालोगे मित्रों तो ये किसका मान निकल करके आएगा, तो ये 0.4 का 5 टाइप, 1/5 है तो 1/5 जाएगा, तब आप रियल वैल्यू इसका निकाल पाओगे। इसकी जो रियल वैल्यू निकल करके आएगी 0.4 निकल करके आएगी। इसे आप सॉल्व करोगे तो सी विकल्प आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आता है 8, 7, 5, 3, 1, 6 का औसत क्या होगा। 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा या फिर 3 होगा। औसत में होता क्या है कि आप सभी अंकों को पहले जोड़ लो आपस में, उसके बाद जितनी अंकों की संख्या है उससे भाग कर दो। तो 8 + 7 + 5 + 3 + 1 + 6 = 30 हो जाएगा। 6 × 1 = 7, 3 × 10, 5 × 15 और 15 × 30। 30 बटा संख्या टोटल 6 है, इन्हें भाग करोगे तो औसत आपका 5 निकल करके आ जाएगा। विकल्प आपका यहाँ फर्स्ट के साथ लग जाएगा। तो ए विकल्प आप यहाँ सही जवाब के रूप में अपना बना पाओगे। ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अब बताने की बारी है इन 30 क्वेश्चंस में आपने ईमानदारी से कितना क्वेश्चन सही किया है। सही बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। वीडियो अपने इष्ट मित्र तक भी शेयर करें जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।